डार्क पीस। आज हम वन पीस एनिमे के सबसे डीपेस्ट और सबसे डार्केस्ट इवेंट्स के बारे में जानेंगे। किसी भी एनिमे को खास बनाती है उसकी स्टोरी टेलिंग, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी। लेकिन अगर किसी एनिमे को ऑल टाइम फेवरेट बनना हो तो उसके अंदर दुख, दर्द, पीड़ा, त्याग, हिंसा और सबसे अहम चीज़ मौत होनी चाहिए। और वन पीस उन कुछ एनिमे में से आता है जो कि इस जॉनरा में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, क्योंकि वन पीस एनिमे का जो वर्ल्ड है वो किसी भी नॉर्मल एनिमे के वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा वास्ट है। और ओडा सेंसे ने इन डार्क इवेंट्स को इतनी परफेक्ट तरीके से रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया है जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्लोंग वन पीस एनिमे का सबसे पहला ब्रूटल विलेन था। ये एक फिशमैन होता है जिसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से 10 टाइम्स ज्यादा होती है और कोकोयाशी विलेज इसके अंडर आता था और इसने नामी की लाइफ को पूरा हेल बना दिया था। आर्लोंग ने नामी की मदर फिगर बेलमिए को जान से मार दिया था और नामी को उसने फोर्सफुली अपने क्रू में ज्वाइन करवा लिया एज ए नेविगेटर। और नामी के सामने उसने एक शर्त रखी, अगर वो उसको 100 मिलियन बेरीज दे दे तो वो कोकोयाशी विलेज से चला जाएगा। और जब नामी के पास 100 मिलियन बेरीज आ गईं तब आर्लोंग ने उसको बिट्रे कर दिया, जिससे नामी कुछ मोमेंट्स के लिए पागल सी हो गई थी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि नेवी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया तो इसका आंसर सिंपल है, वो करप्ट थे। नंबर 2, क्रोकोडाइल प्लानिंग। एलिबास्टा के टाइम पर जो विलन था उसका नाम था क्रोकोडाइल और ये ब्रूटैलिटी में एक कदम आगे था आर्लोंग से। उस टाइम पर ये एक वॉरलॉर्ड में से एक हुआ करता था और इसकी इमेज अपनी पब्लिक के सामने किसी किंग से कम नहीं थी और इसने एलिबास्टा नेशन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके रखा था। अगर हम बात करें नॉर्मल पीपल की, आर्मी की या रिबेलियंस की, इस बंदे ने उन तीनों को ही आपस में भिड़वा दिया था। और ऐसा उसने क्यों किया? एक एंशिएंट वेपन को फाइंड करने के लिए। और सर क्रोकोडाइल का प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता अगर रॉबिन लूफी को नहीं बचाती। फिलहाल करंट स्टोरी में अगर देखें तो ये क्रॉस गिल्ड का एक मेंबर है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता है। अभी के लिए इसका लिंग मर्द है, लेकिन जब रॉजर का एग्जीक्यूशन हो रहा था उस टाइम पर काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट है और कुछ थ्योरीज भी हैं कि ये फीमेल हुआ करता था। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। नंबर 3, ओहारा इंसिडेंट। वाटर 7 और एनीज लॉबी के टाइम पर हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट के गंदे कामों के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ, जिसमें से एक था ओहारा इंसिडेंट। निको रॉबिन ओहारा से बिलोंग करती है और ओहारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग दुनिया भर की किताबें हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो जिज्ञासा से भरे हुए हैं और उनमें से निको रॉबिन की मदर और कुछ और लोग एंशिएंट किंगडम के बारे में जानने के लिए चले जाते हैं। और जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तब वो उनको पूरी तरीके से टर्मिनेट कर देती है और इसके साथ साथ ओहारा में बस्टर कॉल का ऑर्डर भी दे देती है और सारे के सारे लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, सिवाय एक को छोड़कर जो कि थी डीमन चाइल्ड निको रॉबिन। हालांकि वो बस्टर कॉल से तो बच गई थी, लेकिन उसका पीछा उसका सबसे बड़ा श्राप कर रहा होता है, यानी कि CP9 और 0। क्योंकि निको रॉबिन इकलौती ऐसी इंसान थी जो कि पोनी क्लिप्स को पढ़ सकती थी। अब ये पोनी क्लिप्स क्या हैं इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था पोनी क्लिप्स को पढ़ना। और उसके बाद आता है एनीज लॉबी, जिसको हम सब ने विटनेस किया था। इसके बाद हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक और गंदा सच पता चलता है जो कि था स्लेवरी। साबोउडी के टाइम पर हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें से एक थे वन ऑफ द लेजेंड डार्क किंग सिल्वर रेली, किड्स पायरेट, लॉ पायरेट और वर्स जनरेशन। और इसके अलावा हमें पता चलते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन के बारे में, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऊपर की अथॉरिटी रखते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, स्लेव बना सकते हैं, कुछ भी। और यही चीज़ हमें साबोउडी के एक पार्क में दिखती है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज को कैप्चर करा जाता है और उनका ऑक्शन कर दिया जाता है।
जिसमें जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई वो बंदा उसका हो जाता है, यानी कि स्लेव। और इसके साथ साथ हमें फिशमैन और इंसानों के बीच की डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी पता चलता है। और एक और चीज हमने देखी थी, लूफी का आइकॉनिक पंच। और इसके बाद आता है स्ट्रॉ हैट सेपरेशन आर्क। लूफी जब अमेज़न लिली में एंटर करता है तब वहाँ पर भी उसको सेलेस्टियल ड्रैगन्स के गंदे कामों के बारे में पता चलता है। बोआ हैनकॉक और उसकी सिस्टर्स के साथ क्या हुआ था वो हम सबको पता है। ऑन दी अदर साइड निको रॉबिन एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर एक पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसको बनाने के लिए लोगों ने सही में अपना खून बहाया था। एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। और उसके बाद हमें पता चलता है फिशमैन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। स्ट्रॉ हैट जब फिशमैन आइलैंड पहुंचते हैं तब उनको एक और डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। साबो उडी में हमने ये देखा था, अगर कोई फिशमैन ह्यूमन की टेरिटरी में जाता है तो उसके साथ क्या होता है। और फिशमैन आइलैंड पे हमने ये देखा, अगर कोई ह्यूमन फिशमैन के आइलैंड में एंटर करता है तो उसके साथ क्या होता है। आर्लोंग या उसके फॉलोवर जैसे उन सारे ह्यूमंस को मार देते थे। और इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से दो, सन पायरेट के जो कैप्टन थे, हीरो ऑफ द फिशमैन, उसको मारना, और साथ ही साथ फिशमैन आइलैंड की जो क्वीन थी उसको भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार डाला था। वो पता लगे कि उसके पीछे कोई और ही था, लेकिन फिर भी वो जो विचारधारा थी वो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा ही उन लोगों में इम्प्लांटेड करी गई थी। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में। नंबर 1, लुलूशिया किंगडम का डिस्ट्रक्शन, जिसको हम सब ने विटनेस किया था। आखिर कैसे इमू सामा ने 3 लेजेंडरी वेपन में से किसी एक का यूज करके पूरे के पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 2, कूमा सैक्रिफाइस, या मैं कहूँ सैक्रिफाइसेस। कूमा जो कि स्टार्टिंग में हमें लग रहा था स्ट्रॉ हैट का सबसे बड़ा थ्रेट था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रही वैसे वैसे हमें पता चलता रहा ये बंदे ने सबसे पहले आगे आके स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प करी थी। और ये भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक स्लेव था, और इसको पनिशमेंट इसके एंसेस्टर्स की बिट्रेयल की मिल रही थी। और फिलहाल के लिए जो लेटेस्ट आर्क चल रहा है उसमें भी कूमा की हालत कुछ अच्छी नहीं है। और इसके अलावा हमें पता चलता है गॉड वैली के इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पर फाइट होती है मॉन्स्टर्स वर्सेस मॉन्स्टर्स की। तो ये थे वन पीस के कुछ डार्क मोमेंट। अगर मैं इनको बहुत डिटेल में समझाता तो ये वीडियो बहुत लंबी बन सकती थी, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है आखिर स्पेसिफिकली क्या हुआ था तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।